वर्तमान को नमन। दोस्तों, हमारी एक जो कड़ी है देश निर्माताओं की अमृत बाणी, आज इसी कड़ी में हम एक गुरु जी से बात करेंगे जिनका नाम राजीव शरण चौधरी है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया और क्या क्या कठिनाइयां आई, उन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते आपका शुभ नाम, अपना परिचय बताएं सर। सर, मेरा नाम राजीव शरण है और वर्तमान समय में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बक्सर बस्ती सदर में मैं कार्यरत हूँ। जो है मेरा जन्म बस्ती जनपद के ही ग्राम कृष्णा भगवती में निकट बदेश्वरनाथ में हुआ है जो है। और वर्तमान समय में मैं बक्सर में कार्यरत हूँ जो है। आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा। शिक्षा दीक्षा हमारी मूलतः प्राथमिक विद्यालय में ही हुई जो है। फिर हम हाई स्कूल और किसान इंटर कॉलेज बस्ती, सक्सेरिया इंटर कॉलेज बस्ती से किए। और हमने ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है नेशनल डिग्री कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री प्राप्त की। पुनः B.Ed की डिग्री प्राप्त की जो है। और 1989 में हम परिवहन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालक के पद पर नियुक्त हुए। 89 से लेकर के 99 तक हम वहाँ परिचालक के पद पर कार्यरत रहे। और उसके बाद 99 में हमारी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर हुई जो है। और ये हमारी प्रथम नियुक्ति कुदराहा ब्लॉक में जो है बारीघाटा प्राथमिक विद्यालय बारीघाट में हुई जो है। और तब से लेकर के 99 से लेकर के आज तक कुदराहा ब्लॉक, बस्ती सदर और हरैया से पुनः फिर बस्ती में बस्ती सदर ब्लॉक में हम कार्यरत हैं जो है। तो ये आपकी पहली जो वो थी नियुक्ति थी, ये कौन से सन में हुई थी साहब? हमारी जीवन में नौकरी की शुरुआत 1989 में शुरू हुई। अच्छा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जो है वहाँ मैं परिचालक के पद पर था जो है। और परिचालक के पद पर था, लेकिन हमारी नियुक्ति वहाँ दैनिक वेतन में हुई थी। वहाँ भी आपसे बताऊं कि हमने काफ़ी संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर हमने धरना दिया है। हमारे नेतृत्व में ही धरना हुआ। अच्छा। और धरना ही नहीं हुआ, फिर आमरण अनशन हुआ। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के भर्ती का नॉर्म बदला। हमारे धरने का परिणाम हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो नॉर्म था 1.89 वो बदल करके 2.17 हुआ, जिसके फलस्वरूप हमारे पूर्वांचल के कंडक्टर ड्राइवर, पश्चिम के जितने भी उत्तर प्रदेश में दैनिक वेतन पर काम करने वाले थे वो सारे लोग नियमित चालक और परिचालक हुई। और उसके बाद हमने, चूँकि हमारे पास B.Ed की डिग्री थी, समय में दौर आया, फिर अध्यापक की भर्ती निकली तो हम 1999 में अध्यापक हो गए जो है। तो पहली नियुक्ति आपकी 1999 में? 1989 में तो आपने जो परिचालक के पद पे काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप 1999 में पहली भर्ती आपकी हुई। तब से लेकर और अभी तक आपको शिक्षा में क्या क्या बदलाव दिख रहे हैं साहब? 1999 जब हमारी भर्ती हुई तो हमको एक बंद विद्यालय बारीघाट पर भेजा गया और बिल्कुल नवीन विद्यालय था। विद्यालय पर मुश्किल से 10 बच्चे आते थे, लेकिन क्योंकि उस क्षेत्र में मैं नया गया था, हमारे सहयोग में भी वहाँ एक अध्यापक आए, श्री हरजलाल जी हेडमास्टर, और दोनों ने मिल करके, मतलब कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से बड़ाई होगी जो है, बगल के विद्यालय को हमने सिमेट दिया। जहाँ उनकी संख्या सैकड़ों से ऊपर थी वो दहाई में आ गए जो है। अच्छा। और हमारा वो विद्यालय जो दहाई में था वो सैकड़े से ऊपर चला गया जो है। और इसी की प्रशंसा वहाँ के उस समय के खंड शिक्षा अधिकारी ने किया और ये कहा कि आप लोग इस विद्यालय पर वास्तव में बड़ी मेहनत कर रहे हैं जो। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं साहब, 1999 से आप शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं, आपको क्या लगता है कि आज के जो शिक्षा नीति है, आज का जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें मतलब कोई बदलाव चाहते हैं आप?
अब वर्तमान शिक्षा नीति में कहा जाए तो किसको दोषी बनाया जाए, लेकिन कुल मिलाकर के अगर अध्ययन किया जाए, हमारा विद्यालय जहाँ पर हमको 5 अध्यापक की आवश्यकता है, वहाँ पर 2 अध्यापक दिए जाते हैं, और 2 अध्यापक दिए जाते हैं तो उनमें हमसे पूछा जाता है कि आपके विद्यालय की गुणवत्ता क्या है। ये कैसे संभव है? सबसे पहले प्रशासन उस विद्यालय की जो मूल कमियां हैं, मूल आवश्यकता अध्यापक की, क्योंकि अध्यापक रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा। अब अध्यापक ही नहीं है जो है, और उसके साथ अध्यापक को इतने काम जोड़ दिए गए हैं जो है। अब अध्यापक उन कामों का ना पूरा करे तो शासन कार्रवाई करता है, विद्यालय का काम ना पूरा करे तो हमारे बीएससी शिक्षा अधिकारी हमारे पर कार्रवाई करते हैं जो है। अगर ये बदलाव हो जाए, एक विद्यालय पर समुचित 5 अध्यापक की व्यवस्था हो जाए, और इस वर्तमान व्यवस्था में जो आज भागम दौड़ के विद्यालय नए नए टेक्निक पर खुल रहे हैं, अगर इन सभी विद्यालयों में भी बदलाव हो जाए तो निश्चित ही हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी जो है। अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूँ साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि एक तो विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग नहीं हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको विद्यालय के अलावा शिक्षण के कार्य के अलावा भी आपको बहुत सारे काम सरकार की तरफ से दे दिए जाते हैं, जिसको आपको पूरा करना होता है, और नहीं करने पे आपके ऊपर मतलब इस तरीके की दिक्कतें आती हैं कि आप शिक्षा के साथ साथ आपको दूसरे काम भी पूरे करने हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि शिक्षा पूरी तरह से आप जो बच्चों को जितना सिखाना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्या ऐसा है? ये बिल्कुल सच है कि जितनी समय हमको बच्चों को शिक्षण कार्य करना चाहिए, हम अध्यापक, मेरा अंदाज है कि नहीं दे पा रहा है जो है। और इसका मूल कारण इस नई टेक्निक में हमारे पास इतने ऐप मोबाइल पर लोड कर दिए गए हैं, और उन ऐपों को हमारा काम करने में ही पूरा समय बर्बाद हो जाता है जो है। हम बच्चों को कब पढ़ावें और कब उस ऐप का काम करें जो है। आज तुरंत की बात मैं बताऊं, एक आई गाट कर्मयोगी करके है जो है, ये सारे अध्यापकों को लोड करना, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो जो भी हो। जिसकी आवश्यकता क्या होगी मुझे पूरी तरह से नहीं जानकारी है, ना तो मुझे कोई प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन ये लोड करना है और उसी में ट्रेनिंग करनी है जो है, और ना करने पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की बात होती है जो। आपकी उम्र कितनी साहब आज के डेट में? अब मैं 61 प्लस होने वाला हूँ जो है। तो आपको नहीं लगता कि इस उम्र में टेक्नोलॉजी के साथ खेलना और नई नई चीजों को सीखना, इन एप्लीकेशंस के साथ काम करना एक चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग बहुत बड़ा है, इसलिए कि जो नई टेक्निक है, हो सकता है उससे बदलाव हो जाए, लेकिन ये संभव इतने आसानी से दिखता नहीं है जो है। जब सारी व्यवस्था में पहले हमको वो संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएं, जैसे हमारे विद्यालयों में एलईडी टीवी दे दी गई जो है। एलईडी टीवी दे दी गई तो बिजली नहीं है, उसका क्या मतलब? 4 लाख का एलईडी टीवी है, लगा करके कमरे में पड़ा हुआ है जो है। लाइट जब आएगी, जब बच्चे विद्यालय में नहीं रहेंगे जो है। तो उसको संचालन के लिए एक बढ़िया टीचर भी तो चाहिए, एलईडी चलाने के लिए, उसको एलईडी से पढ़ाने के लिए एक सिस्टम का अध्यापक भी चाहिए जो है। तो आपको जैसे एलईडी टीवी दे दी गई है, जैसे आपने बताया कि गांव का एरिया है, हम लोगों का क्षेत्र जो है रूरल में आता है, तो वहां पे लाइट नहीं रहती है, तो एलईडी टीवी जैसे 4-5 लाख आपने बताया, 4 लाख समथिंग के आसपास का उसका खर्चा है, और वो कमरे में बंद पड़ा है क्योंकि बिजली ना होने की वजह से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो क्या एलईडी चलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई शिक्षण भी दिया गया है, मतलब उसमें कोई ऐसा कार्यक्रम रखा गया है? हाँ, प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन अब जो प्रशिक्षण दिया गया वो जितना होना चाहिए उतना प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि जो ये तकनीक है, ये ज्ञान का भंडार है। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतने ज्यादा उसमें ज्ञान बढ़ेगा जो है। अब लाइटें नहीं रहती तो हम उसका कौन सा उपयोग करें जो है। तो लाइट नहीं होने की वजह से संसाधन तो है आपके पास, लेकिन लाइट, बिजली की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उसका समुचित उपयोग और सही टाइम से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, ये सच है जो है। सच्चाई। हाँ, आज के डेट में आपको लगता है कि जो पुराने टाइम के, जैसे आपने 1999 से शिक्षण का कार्य शुरू किया है, तब के बच्चों में और आज के बच्चों में आपको क्या अंतर लगता है? बच्चों में तो अंतर बहुत है।
एक तो जो हमको विद्यालयों में कह दिया गया कि भय मुक्त शिक्षा हो जो है, इससे बच्चे कहीं न कहीं निरंकुश हो रहे हैं जो है। भय मुक्त से क्या मतलब है? मतलब भय मुक्त को थोड़ा सा उसको डिटेल में बताएं कि भय मुक्त से क्या मतलब। भय मुक्त से मतलब हम किसी बच्चे को डांट करके नहीं पढ़ा सकते हैं या किसी बच्चे को किसी तरह से पनिश नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा पढ़े तो वाह वाह, ना पढ़े तो वाह वाह। जो है हमको उनको पढ़ाते रहना है। अब वो नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए हम उसको कोई तकनीक अपनावे, कोई तकनीक मान, लेकिन वो नहीं पढ़ना चाह रहा था तो हमारे रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि बिन भय होए न प्रीत, बिना कुछ दंड दिखाए प्रीत नहीं होती है जो है। आपको क्या लगता है कि इस चीज पे जो सरकार ने कहा कि भय नहीं होना चाहिए बच्चों में, भय मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, तो जब ये सिस्टम नहीं था तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्शलिटी होती थी, बच्चों के साथ मारपीट ज्यादा होता था, हिंसा ज्यादा बढ़ती थी, बच्चे और टीचर के बीच में जो होता था, टीचर कभी पर्सनल गुस्से को भी बच्चों के ऊपर उतार देते थे। देखिए ये चीज तो स्वाभाविक है, 100% किसी चीज में शुद्धता नहीं आ सकती, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो जो काम करने वाले, घर का गुस्सा विद्यालय में उतारने वाले बहुत कम लोग होते थे जो है। जो कि जो बच्चों को सजा देता था वो उनका दुश्मन नहीं होता था, उनका प्रिय होता था जो है, लेकिन वो एक भय दिखा करके उसको पढ़ाने वाले ट्रैक पर लाना चाहते थे जो है। देखने में आया पीछे कि कई सारे केसेस में ऐसा होता था कि बच्चों को टीचर ने इतना मार दिया कि बच्चे, मतलब कई केसेस ऐसे आए कि जान से चले गए बच्चे, मतलब जान से हाथ धोना पड़ा उनको। और ये भय जो थी, ये उनके साथ साथ पता नहीं कितने बच्चों की जिंदगी खराब कर दिया कि स्कूल जाने से डरने लगे। क्या ये बात भी एक पहलू नहीं, एक पहलू ये भी नहीं जिसपे गौर करना जरूरी है? नहीं, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो है। जो कुछ घटनाएं घटी वो एक्सेप्शन की हैं जो है। आज समाज में हर गार्जियन विद्यालय में बच्चों को भेजना चाहता है, और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चे ही विद्यालय में नहीं जाते हैं। बच्चे चले कहीं रास्ते में भटक गए जो है, अब पता चला गुरुजी विद्यालय आए, बच्चे ही नहीं है जो है। अब गुरुजी बच्चों को खोज रहे हैं जो है। ये जो व्यवस्थाएं हैं जो है ना, वो व्यवस्था कहीं लगाव नहीं बन पा रहा है विद्यालयों से जो है। जो जो आज के पहले था लगाव, वो लगाव अब नहीं दिख रहा है। और हमारे विद्यालयों में कोई अमीर का बच्चा आता नहीं, गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। और गरीब के घर इतना काम है, बिटिया है तो उसको खाना बनाना है, लड़का है तो उसको गेहूं की कटाई करनी है जो है। तो कैसे विद्यालय में उपस्थिति भरपूर हो पाएगी जो है। ये भी एक समस्या है जो है। बिल्कुल बिल्कुल समस्या तो। आपको क्या लगता है कि जैसे भय मुक्त शिक्षा के साथ साथ उनको कुछ डर भी दिखाया जाए, इसके लिए दोनों चीजें एक साथ चल पाए, इसका कोई उपाय आपकी जानकारी में है, कोई नजर में है आपकी कि ऐसा किया जाए तो दोनों काम हो सकता है? भय मतलब डंडे से ना दिखाया जाए, भय ये दिखाया जाए कि जैसे सपोज कर लीजिए बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, या बच्चा विद्यालय परीक्षा देने नहीं आ रहा है, तो ये अनाउंस कर दिया जाए कि अगर तुम अपनी गार्जियन को लेकर के विद्यालय में नहीं आए तो निश्चित रूप से तुम परीक्षा में नहीं बैठने पाओगे जो है। और परीक्षा में नहीं बैठने पाओगे तुम पास नहीं हो पाओगे। इस तरह का भय बनाया जाए जो उसके परिवार तक के मैसेज है कि बच्चे को विद्यालय आना आवश्यक है जो है। आपको क्या लगता है कि सुधार के लिए, सरकारी विद्यालयों में सुधार के लिए आपकी नजर में क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि सरकारी विद्यालयों में कुछ ऐसा किया जाए जिससे शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अगले लेवल तक ले जाई जा सके और बच्चों का रुझान इस तरफ बढ़े, लोग स्कूल आना शुरू करें बच्चे? देखिए हमने शुरू में बताया, सर्वप्रथम विद्यालयों में 5 अध्यापक की व्यवस्था की जाए। हमारे आज देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद भी बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक जगह विद्यालय में बच्चा एसी में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा जो है कमरे में जमीन पर बैठकर पढ़ रहा है। इस बहुत सारी विषमताएं जो समाज में हैं, उन वेरिएशन को ख़त्म किया जाए। और इन वेरिएशन को जिस दिन ख़त्म कर दिया जाएगा, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन हमने एक नमूना देखा था दिल्ली के विद्यालयों का। एक वहाँ सरकार आई थी और विद्यालयों में वो काम किया जितने प्राइवेट, मतलब सरकारी स्कूल थे वो नहीं लग रहे थे कि ये सरकारी स्कूल है, ऐसा लग रहा था सब प्राइवेट स्कूल है।
तो बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को अगर जैसे जमीन पे ना बैठाला जाए तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है इस बात से कि अगर उनको मुहैया कराया जाए कुर्सी और बेंच, मतलब इस तरीके से दिया जाए। उनकी सोच बदलेगी ना, उनकी सोच बदलेगी कि वो बड़े घर का लड़का जो है, देखिए कुर्सी पर बैठकर पढ़ता था, आज हम भी कुर्सी पर बैठकर पढ़ेंगे जो है। उनका लड़का एलईडी टीवी देखता था, हम भी एलईडी टीवी के माध्यम से पढ़ेंगे जो है। हमारे पास पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हैं, हमारे पास जो भी टीचर्स हैं ट्रेंड टीचर हैं, अच्छे मतलब टीटी पास करके आते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं जो है। हमारे पास अच्छे टीचर, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है ना। एक टीचर क्या कर लेगा 5 क्लास के लिए जो है। अच्छा, आप जैसा कि आपने एक लंबा टाइम गुजारा इस फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा टाइम आपने गुजारा है, आपको क्या लगता है कि देश में, जैसा लोग कहते हैं कि देश में लोगों के अंदर, हिंदुस्तान में या भारत में कहा जाए तो लोगों के अंदर देशभक्ति नहीं है, तो क्या बच्चों के अंदर देशभक्ति जैसा कोई चीज सिखाने के लिए कोई क्लास ली जाती है, कोई टाइम दिया जाता है उनको, देशभक्ति जैसी चीज स्कूल में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है आजकल? जी हाँ, हम मॉर्निंग में ही हमने देखा, मैं हरैया में भी देखता था जो है, और बस्ती सदर में जहाँ मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग के समय ही जो है, जब हमारी प्रार्थना होती है उसी समय देशभक्ति गीत, देशभक्ति की बातें, वंदे मातरम, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग असेंबली में ही बता दी जाती हैं कि ऐसा करने से ही देश आपका सुरक्षित रहेगा। हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा जो है। क्या स्कूलों में आज की डेट में, जैसे प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल की बात करें, हम सरकारी स्कूलों में जात भेद को या जात के भेदभाव को हटाने के लिए भी कोई कार्यक्रम चलता है? देखिए, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में कोई जाति वर्ण विभेद की बात ही नहीं है, उस पर हमारी कोई चर्चा नहीं है जो है। हमारे विद्यालय में जैसे बड़े का बच्चा वैसे छोटे का बच्चा जो है, कोई विभेद नहीं है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, उस पर कुछ काम करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, आप आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप अभिभावकों को, पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को अलग अलग क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि अभिभावक भी अपना जो है काम ठीक से कर सकें और बच्चे भी अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें, विद्यालय जा सकें? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम पहला संदेश अभिभावक को देंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को विद्यालयों में जाकर स्वयं देखें, गुरुजी लोगों से मिलें और पूछें, क्या आप मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? आप स्वयं जाएं, क्योंकि आप भागम दौड़ की जिंदगी में मत जाएं जो है। आप वहाँ पैसा खर्च करते हैं, जिस तरह की शिक्षा चाहिए वो नहीं पाते हैं। आपका बच्चा अगर गवर्नमेंट के स्कूल में आएगा जो है, तो निश्चित ही मेरा अपना पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि वो एक अच्छी शिक्षा पाएगा जो है। और गवर्नमेंट द्वारा और जो संसाधन दिए जा रहे हैं, जैसे विभिन्न तरह की परीक्षाएं विभाग में ली जा रही हैं, बच्चे अच्छे पैसे पा रहे हैं। जैसे एमएनएस की परीक्षा होती है, राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति की परीक्षा होती है, बच्चा पास कर ले तो एक साल में वो 12,000 शायद, हाँ, एक साल में 12,000 रुपया पाता है जो है। और वो कक्षा 12 तक पाएगा, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ मिलेगा जो है। अभी हरैया में आपने सुना होगा, बड़ेरिया कोर का जो है 4 बच्चे नवोदय में आए जो है, उनको एक उनकी जिंदगी बनने का एक अवसर मिला उनको जो है। अब उन 4 बच्चे इंटर तक 0 बैलेंस पर उनकी पढ़ाई होगी जो है। इसी तरह से एक विद्यालय है, अटल आवासीय विद्यालय हैं, बहुत सारी विद्यालय हैं जो हमारे यहाँ से ही बच्चे जाते हैं। अच्छा, तो ऐसी योजनाओं में भाग लें और अपने बच्चों का जीवन को अच्छी शिक्षा दे करके सफल बनावे जो है। एक सवाल मेरा है जो मैं चाहूंगा कि आपसे उसका उत्तर लिया जाए कि प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी शिक्षा का लेवल मैं देखता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कम पैसे में सरकारी प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाने के लिए कम तनख्वाह में लोगों को रखते हैं, इनकी शिक्षा का लेवल बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में एक सिस्टम है कि इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद ही आप शिक्षक बन सकते हैं और शिक्षा का लेवल उच्च लेवल तक ले जाया जा सकता है। शिक्षक सारे पढ़े लिखे और एजुकेटेड होते हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो है ज्यादा मार्क्स लाते हैं और ज्यादा वो जो है आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। अभी आपके इसी हरैया विकास क्षेत्र का एक लड़का प्राइमरी का पढ़ा हुआ IAS अफसर में चयन हुआ, इसी जनपद का। अच्छा। इसके अलावा आप बता दीजिए, बस्ती जनपद में जितने भी
मतलब इस तरह के विद्यालय हैं, उन्होंने कितने बच्चों को पैदा करके दिया जो IAS। दुनिया भारत की सर्वोच्च शिक्षा में प्राइमरी का ही पढ़ा हुआ बच्चा चयनित हुआ जो है। अच्छा। और किसी विद्यालय का बता दीजिए जो है, तो ऐसा नहीं है। हमारी शिक्षा बहुत ही ऊंची है। अंतर है कि हमको गार्जियन में ये भावना पैदा करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को हमारे विद्यालयों तक भेजें और शिक्षा ग्रहण करावें जो है। आखिरी में मैं जानना चाहूँ कोई ऐसी चीज जो मैं आपसे नहीं जान पाया या नहीं पूछ पाया हूँ, कोई ऐसी चीज जो आप अपनी मर्जी से बताना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, कि कोई ऐसी चीज है जो आपके मन में है कि आप समाज को या देश को संदेश देना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि ये बात आपके मन में है, कि बताई जाए। देखिए, हम अंत में एक ही बात कहेंगे जो है कि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे। अगर जिंदगी में उसको विकास करना है तो शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। अगर निरक्षर रहेगा तो वो ना तो देश का विकास कर सकता है और ना अपना विकास कर सकता है। अब शिक्षा पाने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है वहाँ जो है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। इतना ही नहीं, 9 साक्षर एक चला हुआ, अगर आप बड़े हैं नहीं पढ़े हैं जो है तो उनको भी पढ़ाने की गवर्नमेंट की व्यवस्था है जो है। आप गवर्नमेंट के सिस्टम में रहिए। क्योंकि मैं वो दिन देखा हूँ कि जब हमारे देश में कोरोना लगा हुआ था तो एक भी प्राइवेट विद्यालय नहीं खुले, और उस दौरान भी हमारे गवर्नमेंट के विद्यालय खुले, उनके घर पर पढ़ाई की गई जो है। तो हमारा ये पूरे समूचे सिस्टम से, समूचे देशवासियों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को हमेशा गवर्नमेंट के विद्यालय में ही पढ़ावें जो है। बस इतना कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, आपने इतना टाइम दिया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपने दी जो पेरेंट्स और बच्चों के काम आएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग शिक्षक लोग, आप लोगों से मेरा मतलब है पूरे देश के शिक्षक लोगों से है जो शिक्षा की नींव को मजबूत कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।